नमस्कार। क्लास 12 बिजनेस स्टडी है। देखिए, बिजनेस स्टडी के अंदर हमने अपनी पिछली क्लास में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड बिजनेस लॉ के बारे में समझा था। देखिए, बिजनेस लॉ के बाद आज हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अनुबंध अधिनियम। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुबंध आखिर होता क्या है। देखिए, अनुबंध के बारे में मैं आपसे पहले बात करता हूँ। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपके पास दो पर्सन है, कोई भी दो व्यक्ति है जो आपस में बातचीत करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, ये दो पर्सन हो सकता है, आप ही दो पर्सन क्यों नहीं हो। आप लोगों ने भी सारी चीज़ें फील की होगी कि हम हर रोज़ दिन में कम से कम कई बार एक दूसरे के साथ इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ वादे करते हैं, बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने मित्र से कहा कि आज शाम को हम घूमने चलेंगे। आपने अपनी मम्मी से कहा कि आज शाम को मेरे लिए पास्ता बना देना। आप अपने पापा को कहा आज शाम को आप घर पे आते समय आप मेरे लिए चॉकलेट लेके आना। आप अपने भाई से कह रहे हो कि चलिए हम खेलने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसी बात होती है जहां आप किसी व्यक्ति के सामने प्रपोजल डालते हैं, ऑफर देते हैं और सामने वाला उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है। कहने का मतलब ये होता है कि आप किसी व्यक्ति के सामने अपनी बात रखते हो और सामने वाला उस बात को स्वीकार करता है, वही हमारे लिए एक प्रकार से अनुबंध कहलाता है। तो अनुबंध के अंतर्गत हमें बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना होगा, बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिनको हमको समझना होगा। और ये जो अनुबंध है, देखिए, एक व्यापार के अंदर हर समय अनुबंध होता है। छोटा सा एग्जाम्पल, आप मार्केट गए हो, आपको एक बुक खरीदनी है। आप मार्केट में जाके जैसे ही आपने उस दुकानदार से कहा, अंकल जी आपके पास में ये बुक है क्या, आपने प्रस्ताव रखा, आपने प्रपोजल दिया कि क्या आपके पास में ये बुक है क्या। मैंने कहा हाँ है। तो आपने कहा ठीक है दे दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपके बीच अनुबंध हुआ। तो अनुबंध के अंतर्गत हम वो सारे कार्य लेते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए सूटेबल है या फिर वो एक प्रकार से लीगल माने जाते हैं। तो इन सारी क्रियाओं के लिए एक अनुबंध अधिनियम बनाया गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अनुबंध अधिनियम 1872। देखिए, पूरे भारत में सितंबर 1872 को लागू हो चुका था, जिसके अंतर्गत कुल 266 धाराएं हैं। एक शब्द आता है धारा। देखिए, किसी भी अधिनियम की कुछ नियमावली होती है, कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। उन नियमों को अलग अलग तरह से उन्हें डिस्क्राइब किया जाता है और अलग अलग भागों में बांटा जाता है और उन सभी भागों को हम एक प्रकार से धारा का रूप देते हैं। हम उन्हें सेक्शन बोलते हैं। धाराओं के भी अंदर धाराएं होती है, उन्हें सब सेक्शन कहते हैं। धारा का उपधारा भी होती है। तो टोटली इस अधिनियम में आपके पास 266 धाराएं हैं जिनको अलग अलग 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुबंध के सामान्य सिद्धांत या अर्ध अनुबंध, जिसमें धारा 1 से 75 तक की जो सेक्शन है उनमें हमने जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लिया है। हानि रक्षा या गारंटी को हमने धारा 124 से 147 तक समझा है। निक्षेप या गिरवी की अनुबंध को हमने 148 से 181 तक है और एजेंसी को आपने 182 से 283 की धाराओं में समझा। ये चारों चीज़ें आपको इस टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा। हम एक बार फिर से उसी टॉपिक पे बात करते हैं। ये तो थोड़ा सा एक बेसिक हिस्ट्री थी, इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन था। हम फिर से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। अनुबंध आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं अनुबंध, तो उसकी परिभाषाएं हैं। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H, देखिए आप उस सेक्शन के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन को आप याद करोगे। जो अनुबंध की परिभाषा दे रखी है वो धारा 2H है, धारा 2H उसकी सब सेक्शन है। तो उसके अनुसार आपका कॉन्ट्रैक्ट का मीन होता है कि अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। देखिए, 2 शब्द आए आपके पास में। सबसे पहला शब्द आता है ठहराव, जिसको इंग्लिश में एग्रीमेंट बोलते हैं। आप लोगों ने भी सुना हुआ होगा एग्रीमेंट वर्ड, कि एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट का मतलब होता है प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। देखिए, जब आप किसी व्यक्ति के सामने कोई प्रस्ताव रखते हो, प्रपोजल डालते हो, ऑफर देते हो, वो व्यक्ति उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तब जाके आपके पास ठहराव बनता है। तो हम ठहराव का तात्पर्य यह कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी के सामने कोई प्रस्ताव रखा जाता है और प्रस्ताव को जब व्यक्ति स्वीकार कर लेता है तो उसे ठहराव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके पास आया और मैंने आपको कहा कि मुझे एक नोटबुक चाहिए।
आपके सामने मैंने प्रपोजल डाला कि मुझे आपके बिजनेस स्टडी की नोटबुक मिल सकती है क्या? आपने कहा ठीक है सर ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, तो आपने मुझे दे दी, आपने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वही हमारे बीच में क्या हो गया, एग्रीमेंट। ठीक है, तो प्रस्ताव प्लस स्वीकृति जब हम करते हैं, प्रस्ताव में जो आपने प्रपोजल डाला, अब बात करते हैं प्रस्ताव। एक छोटा सा मीनिंग प्रस्ताव का भी समझ लेते हैं कि प्रस्ताव का मतलब होता है जब किसी कार्य को करना या करने की इच्छा प्रकट करना, किसी काम को करना या करने की इच्छा प्रकट करना हमारे लिए प्रस्ताव कहलाता है। कि कहने का मतलब होता है कि कई बार हम लोगों के सामने इच्छा प्रकट करते हैं कि क्या आप मेरे साथ चलोगे, आपने इच्छा प्रकट करी है उसको अपने साथ लेके जाने के लिए। सामने वाला यदि आपके साथ में आने के लिए इंटरेस्टेड है तो वहाँ कह देगा, और नहीं है तो मना कर देगा। तो हम ये बात करते हैं कि जब किसी प्रस्ताव को सामने वाला व्यक्ति मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो हमारे पास ठहराव बनता है, एग्रीमेंट बनता है। तो यही ठहराव जब राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है, जब आपका राजनियम, जब लॉ जो आपका है, बिजनेस लॉ या जो अपना नियम कायदे कानून है, उनसे जब आप इन्फोर्सेबल करवा लेते हो, प्रवर्तनीय करवा लेते हो। देखिए राजनियम, राजनियम का अर्थ होता है कानून। कानून का मतलब आप लोगों के सामने ऐसे ही ठहराव रख सकते हो। ठहराव तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी को कहा कि जैसे एक एक्स पर्सन ने कहा वाई से, एक्स ने कहा कि आप एक काम करोगे, मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूँ, आप झेड़ का मर्डर कर दो। प्रस्ताव रखा एक्स ने, वाई के सामने रखा कि भैया मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, आप झेड़ का मर्डर कर दीजिएगा। ठीक है, प्रस्ताव अच्छा है, रख दिया। वाई ने एक्सेप्ट कर दिया, हाँ ठीक है मैं मार दूंगा। लेकिन क्या ये कानूनन वैलिड है या नहीं है? क्या इसे वैधता प्राप्त है या नहीं? क्या ऐसा कार्य समाज के लिए उचित है या नहीं है? तो हम इसे गलत मानते हैं, कानून इसको परमिशन नहीं देती है। तो ऐसे काम जहां आपको कानून या जो आपका वैधानिक प्रावधान है या जो सरकार है वो आपको जो परमिशन देता है, तो वो सारे काम आपके अनुबंध बन सकते हैं। बाकी इस प्रकार के अनुबंध नहीं माने जाते, ये आपका अनुबंध के अंतर्गत नहीं माना जाएगा क्योंकि वो कानून उसको परमिशन नहीं देता है। तो हमारा वही ठहराव अनुबंध होगा जो राजनियम से प्रवर्तनीय करवा सकता है। प्रवर्तनीय का मतलब होता है जो एनफोर्सेबल, जहां आपकी वैधानिकता सिद्ध हो जाती है, जो आप अपने अनुबंध या अपने कानून के अंतर्गत आकर कार्य करते हैं, तो वो मान्य है। बाकी यदि आप किसी प्रकार का ऐसा कोई एक्ट, ऐसा कुछ काम करने की इच्छा प्रकट करते हो, तो वो आपके यहाँ पे मान्य नहीं होता है। तो हम एक बार फिर से अनुबंध की परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं कि अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। अब हम अनुबंध को एक फॉर्मूले के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि अनुबंध बराबर ठहराव प्लस राजनियम से प्रवर्तनीय। मतलब वो सारे ठहराव जो आप राजनियम का मतलब हम यही समझते हैं कि जो कानूनन जिस पर हमें अधिकार है या कानून के माध्यम से हम उसको कर सकते हैं, उन्हें ही हम राजनियम से प्रवर्तनीय कहते हैं। तो ये था आपके अनुबंध की परिभाषा। अब अनुबंध के अंदर कुछ ऐसे फैक्ट पॉइंट होते हैं, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको समझना होगा। जैसे आपका पहला पॉइंट आता है ठहराव, एक आता है आपका प्रस्ताव, स्वीकृति। कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपके लिए कुछ नए शब्द हैं। आज हम थोड़ा सा इन्हीं पर डिस्कस करते हैं कि आपके प्रस्ताव, ठहराव, स्वीकृति ये सब क्या चीज़ होती है, तो उन पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहले प्रस्ताव की बात करते हैं। जैसे ठहराव का अर्थ तो आपने समझा ही है, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। जब किसी व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा जाता है, उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो वो आपकी ठहराव हो जाता है। अब हम प्रस्ताव की बात करते हैं, तो प्रस्ताव का मतलब कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। आप अपने आप के साथ में, अकेले के साथ में अनुबंध नहीं कर सकते। आप अपने आप को ये नहीं कह सकते हैं कि चलिए मैं घूम के आता हूँ, कह दो, बोले क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन स्थिति ये नहीं है, उसको कानून अनुबंध नहीं मानता। उसके लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, जिसमें एक ऑफर देने वाला, एक ऑफर लेने वाला। जिसको हम ऑफर जो देने वाला है वो प्रस्तावक होता है, और जो ऑफर प्राप्त कर रहा है वो स्वीकार करता होगा। 2 व्यक्ति जब तक आपके पास में नहीं होंगे तब तक आपका प्रस्ताव और स्वीकृति मान्य नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें कानून से राजनियम से प्रवर्तनीय होगा तभी वो अनुबंध कहला पाएगा, अदरवाइज नहीं होता है। इसके अलावा हम कुछ ये बात भी समझते हैं कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के अनुसार
स्पष्टतया समझा गया हो। कहने का मतलब होता है कि जब आप किसी व्यक्ति के सामने कुछ ऐसा पॉइंट रख रहे हो जो क्लियर होना चाहिए, सामने वाला उस व्यक्ति को समझ सकता है आप उसको कहना क्या चाह रहे हो, आप उसके सामने बात क्या रख रहे हो, जब तक आपका प्रस्ताव नहीं समझेगा वो स्वीकृति नहीं प्राप्त होगी। और हमें जब तक क्लियर स्वीकृति प्राप्त नहीं है हम स्वीकृति नहीं मान सकते हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि असमंजस्य की स्थिति क्रिएट हो जाती है। आपने किसी को कहा क्या आप मेरे साथ चलोगे, सामने वाले ने कह दिया देखूंगा। भाई आपने कहा क्या शाम को मार्केट चलते हैं, क्या आप मेरे साथ चलोगे, अब उसका आंसर था देखूंगा। अब देखूंगा का मतलब हाँ भी नहीं है ना भी नहीं। तो जब तक आपको उसका आंसर क्लियर नहीं मिलता है तब तक हम उसे स्वीकृति नहीं मानते हैं। तो अनुबंध में कुछ ऐसे पॉइंट है, क्योंकि देखिए इसमें कई बार ऐसी स्थिति भी होती है क्योंकि अनुबंध अधिनियम के अनुसार आप उस पर कंप्लेन भी कर सकते हो, केस करोगे। जैसे आपने किसी व्यक्ति से कहा कि आपकी कार बेच दीजिएगा, मुझे आपकी कार खरीदनी है, उसने कहा ठीक है ले लीजिएगा। आपने उसको एडवांस पैसा दे दिया और बाद में वो व्यक्ति मना कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसके अगेंस्ट क्लेम कर सकते हो, केस कर सकते हो और आप कंपनी कोर्ट से या आप कोर्ट से उसके से आप उसका खामियाजा मतलब जो भी आपको लॉस हुआ है वो कोर्ट आपको दिला सकते हैं। तो ये कुछ इसके बेसिक पॉइंट है। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में हम समझेंगे कि एक वैध अनुबंध में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, एक अनुबंध के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, वो हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। फिलहाल आप यहाँ तक का एक बार इसको समझिएगा, पढ़िएगा, देखने की कोशिश कीजिएगा। यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। धन्यवाद।